अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपना प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मार्च 16 2022 बरोज़ बुध सुबह आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही हैं, लेकिन जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीब ओवरसीज़ वालों जो हमारे सेमिनार हुआ, कोर कमांडर की मीटिंग, अदम एतमाद में आगे क्या हो रहा है, और दूसरी बीवी से इजाज़त ना लेने पे शौहर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया उस पर कोशिश करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और मौलाना डीजल के हवाले से जो बात हुई है वो तारीख़ी तौर पर उसका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कोर कमांडर मीटिंग में। बहुत अहम मीटिंग है। कुछ चीज़ें तो आपके सामने आ गई हैं जो पब्लिकली ट्विटर अकाउंट पे बैकग्राउंड पे चल रही हैं, वो आ गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में आपके पास बड़ा वाज़ेह तौर पर। इसमें सबसे जो ख़ास बात है कि OIC का इजलास है फॉरेन मिनिस्टर का, और पाकिस्तान डे पे जो परेड होनी है ना जी, उसके यहाँ से कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स की बात कर दी गई है। जो 23 तारीख का धरना, जो ड्रामा करने वाली बातें हैं ना, इस स्टेटमेंट के बाद वो नेगेट हो गई। जो 23 का PDM आके वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मामले कहीं और तय होने हैं या कहीं और तय हो रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ये चीज़ें आवाज़ी हो गई, और इंटरनेशनल एजेंडा मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वो सामने आ चुका है। GHQ में जनरल हेडक्वार्टर में जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सदारत में कोर कमांडर मीटिंग हुई, जिसमें जो कंप्रीहेंसिव ब्रीफिंग क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल है, रीजनल डेवलपमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी और मिसाइल वाली जो बात है, प्रोग्रेस ऑन वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम है, और इसमें वो सारा ख़ास तौर पर जो है ना मिसाइल वाला जो मामला है ना, वो बड़ा तफसीली डिस्कस हुआ। और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट में जो बातें हुई हैं और जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ दिया है, जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो भी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँगा। इसके साथ साथ पहले ये, और इंडिया बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। पाकिस्तान में हम यहाँ इकट्ठे नहीं हैं, यहाँ पूरी कौम को एक पे इकट्ठे होके इंडिया के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात करनी चाहिए, लेकिन क्या पता हो कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये सारा किया जा रहा हो। और उसका इजहार जो है रात के प्रोग्राम मैंने बता दिया, शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि OIC पे अब देखें ना, ये स्टेज के ऊपर मिसाइल आ जाना और OIC का इजलास आना, तो ये आप समझ सकते हैं कि मकसद है कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहा है, जो नए गेम प्लेयर आ रहे हैं इसके अंदर, और पाकिस्तान को उनसे दूर रखना है, पाकिस्तान को उनसे दूर रखना है। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है कोर कमांडर मीटिंग, और उसने एक पॉलिसी लेट डाउन कर दी है, और उस पॉलिसी को आपको मानना पड़ेगा, उस पॉलिसी को आपको मानना इस हवाले से पड़ेगा। अपना OIC का इजलास कराने की बात भी कह दी है, और पाकिस्तान परेड के हवाले से भी बात हो गई है। तो ये इस पर अमल दरामद अब करना पड़ेगा ना, अब कैसे भाग सकते हैं। यहाँ मैं चलता हूँ आगे लेके, आपको बड़ा अहम इशू है। उसके बाद वज़ीर आज़म की तकरीर पे बात करूँगा मैं। ये अपना चलें, पहले मैंने रात में से बात कर दी थी उसके ऊपर, आपको पता है मैंने तकरीर चला दी थी और कंपैरिजन चला दिया था वज़ीर आज़म का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ताकि आप समझ सकें। मौलाना डीजल पे बाद में करूँगा। वज़ीर आज़म की तकरीर के आम जो इशू हैं, मुझे कोई कहे आर्मी चीफ बुरा और आप अच्छे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। देखिए ना, ये एक इम्प्रेशन लड़ने का और इस तरह का इम्प्रेशन ये दिया रहा है, ये पब्लिकली इम्प्रेशन अच्छा नहीं है। और शुक्रिया अदा किया उन्होंने कि टमाटर और लोग जो है ना, इस वजह से वो भूल गए हैं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, और बल्कि अपोजिशन 2023 का इलेक्शन भी हारेगी। अच्छा, ये जो बात मैं कहा करता था कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छतों पर सरिया लगाते लगाते वज़ीर आला बना। फजलुर रहमान 30 साल से दीन बेच रहा है। फजलुर रहमान का डीजल हमने नहीं, बल्कि नून लीग के एक रंगबाज ने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा, और वो इसलिए कि फजलुर रहमान डीजल के परमिट के नाम पर पैसा बनाता था। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता इस तरह के लफ्ज़ में, लेकिन तारीख़ी तौर पर मैं आपके सामने वो चला दूँगा। ख्वाजा आसिफ ने
जनाब मैं इस पर आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि बिटवीन 2 ऑफ द मेंबर ऑफ दिस हाउस, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब और जनाब फजलुर रहमान साहब, इन दोनों के दरमियान ये 2 कमेटियाँ बांटी गई। ये इतनी डिसमल परफॉर्मेंस पिछले 2.5 साल में माँ सिवाय इसके ये है कि दोनों साहिबान ने अपना ज़ाती कारोबार किया। ये मैं नहीं कह रहा, जनाब स्पीकर सवाल करें ख्वाजा मोहम्मद आसफ, ये सियासी दुकानदारी चमकाई होगी। और ये जो मौलाना डीजल है, स्पीकर ने कहा पर्सनल अटैक ना करें, तो मौलाना डीजल का लफ्ज़ जो है ना, ये वैसे इसके लफ्ज़ से पीछे हटना चाहिए। बहुत से दोस्तों ने कहा कि दीनी तौर पर है, भी जब तक कानून पाबंदी नहीं होगी ना, आर्टिकल 227 ये तो कहता है दीन के ख़िलाफ़ कानून नहीं बन सकता, लेकिन डीजल पे लफ्ज़ पे पाबंदी लगवानी है ना, तो कानून बनाएं आप। और इस तरह के बुरे नाम, जनाब जस्टिस असलम साहब तो कहते जो मर्ज़ी कहते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, वो पीका के हवाले से उसमें, लेकिन ये आप तक चीज़ें पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो बात की है, और ये बड़ा वाज़ेह कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज अगर ताकतवर ना होती तो आज मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके थे। ये बिल्कुल सही कहा है इमरान खान साहब ने। मेमो गेट में अमेरिका को कहा गया कि जरदारी को पाकिस्तानी फ़ौज से बचा लो। नवाज शरीफ भारत को पैगाम देता है कि फ़ौज गलतियाँ कर रही है लेकिन हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी हर फोरम पर साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाता था। और याद देखिए, लेकिन मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ बुरा है, आप अच्छी हैं, तो मैं इसको अपनी तौहीन समझूंगा, समझूंगा। ये गोल्डन वर्ड्स हैं इमरान खान साहब के। मोदी आर्मी चीफ पर तनकीद करता था, नवाज शरीफ उसको शादियों पर बुलाता था। ये दोहरा चेहरा है नवाज शरीफ का। और बेसिकली जैसे मैंने बताया कि वो ओवरसीज़ कमीशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं और सरमायाकारी करें, 5 साल तक की टैक्स छूट जाएगी, पावर ऑफ अटॉर्नी डिजिटल करा दी है। लेकिन यहाँ मैं चाहूँगा कि ओवरसीज़ सारे जितने आए हैं इनकी भी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात कराएं। ये मेरी सजेशन है। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, उनसे इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये मेरी तरफ से सजेशन है, कोई माने या ना माने। मैं ये समझता हूँ इन सब की मुलाकात होनी चाहिए। 3.5 साल में बड़ी मुश्किल हालात और बहुत सी बातें उन्होंने जिस तरह भी कहनी थी, और 8,500 रुपया 8,500 अरब जो है वो टैक्स कलेक्ट किया। और यहाँ जो बात आज सामने आ रही है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या उनके खिलाड़ी या इकनॉमिक हिटमैन या जो भी आप नाम दें उसको, नवाज शरीफ इतने से बाहर बैठे हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर और बहुत से लोगों के साथ कि अमेरिका को दोबारा इस खित्ते में डाला जा सके। और अमेरिका इस बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार होगा, लॉबिंग करने के हवाले से भी वो सारा काम कर रहा होगा। लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को इस तरह रास्ता नहीं देगा। दोस्ती यारियाँ अपनी जगह यूरोपियन यूनियन से, लेकिन स्ट्रेटजिक प्लानिंग में और जो एक खित्ते के अंदर जो चाइना, 1 बेल्ट 1 रोड, रशिया, ईरान और इराक, टर्की वगैरह, ये सारों को देखें तो ये एक पूरा ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक की किस्मत का फैसला, और जिस तरह इमरान खान साहब इस सारे मामले को लेकर चल रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो वो गिराने की कोशिश है। बात होती है यहूदी लाबी के हवाले से, लेकिन ये सब लोग जितने करीब हैं उन लोगों के हर एक को पता है। हमें इनसे कोई नहीं, ज़ायरिज़म से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो उनके 26 प्रोटोकॉल्स है, नथिंग टू डू विद इट। हमें पाकिस्तान से कंसर्न है। पाकिस्तान की बका में सबकी बका है। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरे हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये वक्त अपना पूरा करें। और जैसे मैंने आपको बता दी था, मैं कह चुका हूँ कि वक्त से पहले असेंबली डिज़ोल्व की गई। एतमाद तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद उसको चैलेंज किया जाएगा, और इस पर बहुत केसला मौजूद हैं। और फिर वो अदम एतमाद के हवाले से ना, अब आसिफ अली जरदारी साहब का एक आ गया ख़त कि अगर कोई गैर हाज़िर हुआ तो कार्रवाई होगी। और सियासी दजरत अपने अरूज पर पहुँच चुका है। जोड़ की सियासत चल रही है। सदर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नासिरुद्दीन ने अपने अरकान असेंबली को अदम एतमाद के रोज़ गैर हाज़िर होने पर कार्रवाई का सामना करने से आगाह कर दिया। ठीक है ना जी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो ऑफ कॉन्फिडेंस, पार्लियामानी पार्टी। अच्छा, एक तरफ तो कह रहे थे ये खत नहीं लिख सकते, एक तो कह रहे थे इस तरह के काम नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामने है ना, अब तो चेहरा सामने आ गया। थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा, हाफ थू। आसिफ अली ज़रदारी इस तरह की बातें हलफ पे ले रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वो किस कैपेसिटी में ले रहे हैं? अगर आज़ादी है तो आज़ादी बराबर होनी चाहिए ना। ये क्या मजाक बनाया हुआ है कि इस तरह किया जाए? और एक और बात बता दूँ आपको, जो मैंने बातें सजेशंस दी थी उस पर काम मेरे तक यही पता चला है कि आर्टिकल 63A 63A डिफेक्शन के हवाले से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, रूल्स 2007 में तरमीम के हवाले से काम हो रहा है। मगर उसके अलावा
कौमी असम्बली ने 3 सवालों के जवाब मांग लिए हैं और ये अटॉर्नी जनरल से या लॉ डिपार्टमेंट से ये मांगे गए हैं। और उनका कहना क्या है, ठीक है जी, कानून साजी के हवाले से है कि और कि कौमी असम्बली के शोबे कानून साजी का कहना है कि किसी भी कारकुन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। मैं इसे इत्तफाक नहीं करता। डिफेक्शन से रोकना है, फ्लोर क्रॉसिंग से रोकना है, ये है इंटेंट आर्टिकल 63A की। मैं डालने की क्या ज़रूरत थी? वो पार्लियामेंट से तो निकाल देंगे, उसको अलग बात है, लेकिन ये इंटेंशन बड़ी वाजे है, ठीक है ना जी। और ये जो उनका कहना है, सवाल जो किया उन्होंने, वज़ीर आज़म या पार्टी चीफ है मशकूक नाम भिजवाएगा तो क्या हो सकता है। फिर ज़राए जो कहते हैं कि आपका किरदार पार्टी चेयरमैन के डिक्लेरेशन के बाद शुरू होगा। स्पीकर असम्बली ने तीसरा सवाल जो किया है, क्या मुनहरफ अरकान पर वोटिंग से पहले रूलिंग दी जा सकती है, तो इन्हीं ज़राए ने कहा कि रूलिंग स्पीकर का इख्तियार है। तमाम मामले पर आइन और कानून वाज़ेह है। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तहरीक अदम एतमाद से नाकाम बनाने के लिए सादक संजरानी से भी मुशावरत की थी, और मैं कह चुका हूँ रूलिंग के ज़रिए नाकाम बनाना चाहते हैं। स्पीकर ने रूलिंग को बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने पर भी मुशावरत की, ताहम चेयरमैन ने इस हवाले से कोई एडवाइस नहीं दी। एडवाइस ना देने की वजह सेनेट और असम्बली कवायद का बाज़ अमूर पर मुख्तलिफ होना है। वो फ़र्क है सेनेट में और यहाँ नेशनल असम्बली के हवाले से। ये ज़रूरी है, रूलिंग दी जा सकती है। मैं आज भी कह दूँ आपको, वो रूलिंग चैलेंज कोर्टों में हो नहीं सकती है, हाई कोर्ट में हो नहीं सकती है। वो रूलिंग इस कॉन्टेक्स्ट में है कि कत्ल ना हो, डिफेक्शन ना हो। तो इस पर बातें सारी चल रही हैं। अगर मामला, फिर मैं अगर मामला किसी जगह लड़ाई कुछ कहीं और है, किसी जगह जहाँ कहीं भी है मामला चल रहे हैं, वो मामले सेटल हो गए तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ, जो मैंने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने का वाले शौहर पर 5 लाख जुर्माना हुआ था, 6 माह कैद का केस था और सज़ा मुअत्तल कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस अपना आयशा जस्टिस नीलम हसन ने, अपना जस्टिस नीलम के पास ये मामला लगा था, आलिया नीलम के पास। ग़ुलाम हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और ज़मानती मुचल के जमा कराने पर मुलज़िम को रहा करने का हुक्म दिया है। अपील तो काबिल समाअत ही है। और मियां वाली अदालत ने मुलज़िम ग़ुलाम हुसैन को बगैर इजाज़त शादी करने पर 6 माह की कैद और 6 लाख जुर्माने की सज़ा दी, 5 लाख कैद की जुर्माने की सज़ा दी थी। साबिक़ DGFI बशीर मेमन अबूरी ज़मानत पर दरख्वास्त 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। हाई कोर्ट ने तफ्तीश से रोक रखा है। वकील जो है उन्होंने बताया दरख्वास्तों के फैसले तक साफ शफाफ तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। 5 अप्रैल तक दरख्वास्त ज़मानत की तौसीक़ कर दी है। इनके ख़िलाफ़ जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 मुकदमात FIA ने दर्ज कर रखे हैं। इसमें मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन चलें फिर भी PTI गैर मुल्की फ़ंडिंग केस है, दरख्वास्त की थी मुस्तरद करने की। अनवर मंसूर साहब और शाह खावर पेश नहीं हुए। अब अनवर मंसूर साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, लेकिन बुखार है उनको, और अनवर मंसूर बैरून मुल्क नहीं गए थे। क्या वो कराची में हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। अनवर मंसूर ने गुज़श्ता समाअत कर कहा था वे बैरून मुल्क जा रहे हैं। आप बार बार केस का इल्तवा मांगते हैं और केस काफ़ी अर्से से पेंडिंग है। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट अपना जवाब जमा करानी चाहती है, और ये सारे मामला वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हैं। PTI का केस बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी भी इसको, पाकिस्तान PMLN और पीपल्स पार्टी भी इस केस को लटकाना चाहती है, मगर अब ये लटक नहीं सकेंगे। इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएगा। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं बताता चाह रहा हूँ कि अभी आप अपना ये तो बात बड़ी वाज़ेह आ गई कि आसफ़ अली ज़रदारी ने गारंटी दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पीपल्स पार्टी के साथ MQM के हवाले से वो गारंटी दी, लेकिन परवेज़ इलाही जाते जाते एक बात कर गए कि वो सारे अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं, तो आज ही फैसला करना चाहिए था, रात को ही कल ही फैसला हो जाना चाहिए था। ये क्यों नहीं किया? क्या वो किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं? यकीनन वो किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। वो क्या होता है या नहीं होता, मीटिंग्स की तस्वीर पीछे बैकग्राउंड पे चल रही होंगी, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं या किस डगर पे। इंडियन कोर्ट का जो बयान आया है जिसने मामला तो और उलझा दिए हैं हिजाब की पाबंदी के हवाले से, वो बड़ा काबिल मज़म्मत है।
और जो हमारे उलमा में गामदी ने जो अपना एक नुक्ता नज़र अपना तोड़ मरोड़ के बयान करने की कोशिश की है, और इस पे उरिया मकबूल जान ने बड़ा वजाहत के साथ एक ट्वीट किया है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। और आपको लेकर चलेंगे अमजद चौधरी साहब के पास, जिन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में अपना एक नुक्ता नज़र दिया है। सुनते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत भाई? जी हुसैन भाई, हाँ जी, वो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे तो मैंने फिर वो 129 पेजेस थे, तो मैंने कहा एंड में जाके फैसला देखूं, तो वो मुझे उम्मीद तो यही थी कि यही फैसला आएगा। अब देख लें आपके सामने कि अब ये हमें बताएंगे कि हमारे मज़हब का हिस्सा क्या और क्या नहीं है। नहीं, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं इंशाल्लाह। ये लोग तो इसमें ऐसा बताएंगे ये हिजाब का मसला कुरान में नहीं है करके बताएं। नहीं, क्यों नहीं है? कुरान में जब आयत आई है कि आप अपना सर ढांप के रखें। हम जानते हो ना भाई, ये लोग ऐसा मसला ऐसा ऑर्डर किया, ऐसा बता के। तो अभी आप अगर कोर्ट ने अभी ये फैसला दे दिया तो मुस्कान बेटी के आपने कहा था एग्जाम्स भी हैं, तो अब वो फिर एग्जाम देगी कि नहीं? नहीं, कल जाने का है कॉलेज से, कॉलेज के ऊपर और भी छोड़ा है वो, उधर जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं, मनाते हैं। अल्लाह मान लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को अलग से एक रूम दिला के एक एग्जाम दिलाएंगे। ठीक। अगर ना मानेंगे तो टीसी मांगे कोई हमारे मुस्लिम कॉलेज ऐसे उधर डाल के इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अभी देखो अल्लाह ने हमारे को एक मुकाम दिया है, कर सकते हैं जी। जो भी गरीब बच्चे हैं, ये लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है हम लोगों को। इतना ही अभी मेरी बच्ची का तो मैं कर ले सकता हूँ, मगर और वो दूसरे बच्चों का सोच रहा हूँ। इस मुद्दे पे या इस झगड़े में अब जो मुसलमान बच्ची हैं वो सरकारी स्कूलों या सरकारी कॉलेजेस से महरूम हो जाएंगी, तो उनकी पढ़ाई पे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो मजहबी तौर पर पड़ेगा। अभी मेरे को आज एक सवेरे इत्तला मिली, 6 या 8 बच्चियां कॉलेज से एग्जाम था आज उनका। जी। ये हिजाब का ऐसा कोर्ट में ये हुआ बोलने से हिजाब वो लोग थोड़ा सख्ती करने में एग्जाम ही छोड़ के घर को चले गए उठ के। हुसैन भाई, इसमें एक ये भी तो चीज़ सामने आती है कि मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए, बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, कि पूरी एक फैमिली होती है उसके साथ। उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो ये भी तो है ना कि ये एक जैसे जानी बूझी साजिश भी तो हो सकती है ना, जिसके मतलब कि मुसलमानों को पीछे रखा जाए। ये तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को अब से नहीं आ रही है ना, बहुत सालों से कुछ ना कुछ गोश्त पे आई, गोश्त नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये चलता आ रहा है। मसलन मुसलमान अगर तरक्की करता नजर आ जाए उनको, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो ब्रेक्स लगाते हैं, हालत खराब कर देते हैं, हालत खराब कर देते हैं लोग। बस पहले नहीं था, अभी ये शुरू हुआ है। सब पहले तो ऐसा कौन सी भी हुकूमत में नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये मोदी सरकार की ही मेहरबानी 8-10 साल से ज्यादा शुरू हुआ है ना। बस ये हालत है इनकी, बस अल्लाह इनको भी हिदायत दे, समझे ये लोग भी। बाजू इधर हमारे जो कर्नाटका के बाजू लग के केरला बोल के स्टेट है जी, उसमें तो कोर्ट रीच ऑर्डर कर दिया है कि हिजाब डाल के कॉलेज को जा सकते हैं। और ये तुम्हारा ये है ना पंजाब जी, पंजाब में भी कोर्ट ऑर्डर कर दिया है, हिजाब पहन के जा सकते हैं। अच्छा, फिर आपका जो कर्नाटका का है यही सबसे ज्यादा मसला कर रहा है। ये कर्नाटका का मसला का तो हुकूमत उनकी है ना, इसके लिए। हाँ। तो उधर वो जो अच्छा, इधर बीजेपी की हुकूमत है कर्नाटका में, और केरला में किसकी है? केरला में वो कांग्रेस की है। अच्छा, फिर ठीक हो गया ना। आप देखें ना, यही चीज मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ये सारा मसला जो है यही लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे आम पार्टी है वहां पे भी कोर्ट ने इजाजत दे दी है हिजाब की, जहाँ पे कांग्रेस है वहां भी दे दी है, लेकिन जहाँ बीजेपी है वहां प्रॉब्लम है। सही है, वही है। चलें, अल्लाह खैर करेगा, बहुत मेहरबानी, और खुदा बेहतर करे आप लोगों के लिए। अल्लाह भाई दुआ करो। थैंक यू।